हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर कंप्रेशर के बारे में और देखेंगे कि एयर कंप्रेशर होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, फ्री एयर डिलीवर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो आपका सेमेस्टर में तो काम आएगा ही आएगा, और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं भैया टेक्निकल वाला सेक्शन, और ख़ास करके इस टॉपिक से, कंप्रेशर के टॉपिक से अगर आप ये करके जाते हो तो आई गारंटी, मतलब एक गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पर भी आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो सारा लेक्चर के सारे एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से सुनना है सिर्फ, ठीक है। तो अगर नोट्स बनाना भी चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स पे अपना बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर कंप्रेशर, तो कंप्रेशर होता क्या है? तो एयर कंप्रेशर एक ऐसा मशीन है, वो करता क्या है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एयर तो फ्री है हमारे पास, और फिर क्या करता है, इसको कंप्रेस कर देता है। कहाँ पे? एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन बोलेंगे, ये सिलेंडर होता है। यहाँ से ये अब एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, फिर कंप्रेस करके ये क्या करता है, हाई प्रेशर में उसको भैया डिलीवर कर देगा। कहाँ पे? जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। प्रेशर का रिक्वायरमेंट आपका गैस, जैसे कि जो गैस टरबाइन हो गया या सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग, ये सब में हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चाहे आपका जेट इंजन वगैरह हो गया, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर लेगा और हाई प्रेशर में जहाँ रिक्वायरमेंट होगा उसको डिलीवर करेगा। और एक स्टोरेज वेसल होगा, मतलब जहाँ पर हम उस हाई प्रेशर जो आपका एयर है उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे, और उसको आगे अगर हम लोग भेजना चाहें तो पाइपलाइन की हेल्प से भेज सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब ये तो समझ में आ गया, एक ऐसा मशीन होता है जो मतलब लो प्रेशर से आपका एयर को सक करता है एटमॉस्फेयर से, और हाई प्रेशर पर डिलीवर कर सकता है। या तो बोल सकते हैं कि कंप्रेशर्स आर पावर कंज्यूमिंग थर्मोडायनेमिक्स डिवाइस, मतलब कंप्रेशर को चलाने के लिए भैया हमें कहीं से वर्क देना पड़ता है, जैसे मोटर वगैरह से चला सकते हैं, या तो प्राइम मूवर जिसे हम लोग टरबाइन बोलते हैं, टरबाइन का शाफ्ट से इसको कनेक्ट कर दोगे आप, उससे चला सकते हो। तो मतलब आपको कंप्रेसर को क्या करेगा, वर्क देना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि पावर कंज्यूमिंग थर्मोडायनेमिक्स डिवाइस होता है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हेड और प्रेशर एनर्जी। हेड का मतलब होता है कि भाई कितना हाइट तक आपको हेड मतलब समझो कि ये प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर एनर्जी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर एनर्जी को हम लोग हेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P1²/2G, जो आपने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो आपका प्रेशर हेड ही शो करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्ज़ाम्स के लिए, सेमेस्टर के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो अकॉर्डिंग टू, अगर वर्किंग के हेल्प से मैं अगर बात करूँ तो ये दो टाइप्स के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और रोटरी कंप्रेशर, ठीक है। अगेन आपका जो रोटरी कंप्रेशर है ये आपका डिवाइड हो जाता है किसमें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेशर और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेशर, जिसको हम लोग स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, जैसे रूट ब्लोअर, वैन टाइप, स्क्रू कंप्रेशर, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि रूट ब्लोअर, वैन टाइप, ये सारे क्या है, ये आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के टाइप हो गए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। नॉन पॉजिटिव में कौन आता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और एक्सियल फ्लो कंप्रेशर भी आता है, ठीक है। और वैन टाइप में ये आपका सिंगल और मल्टी वैन टाइप भी होता है। और जो स्क्रू कंप्रेशर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलीज हॉल्व टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये तो फर्स्ट हो गया आपका अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। फिर अगर सेकंड क्लासिफिकेशन बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्शन, तो ये होता है आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग का मतलब होता है कि आपका जो इनलेट होगा एक सिंगल होता है और डिलीवरी भी सिंगल होता है। डबल एक्टिंग में क्या होता है कि भैया आप एयर का जो इनलेट होता है दो साइड से करते हो, और सेक्शन डिलीवर भी इसको दो वॉल्व से, अलग अलग वॉल्व से करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसे सिंगल स्टेज कंप्रेशर, मल्टी स्टेज कंप्रेशर, मतलब अगर मोर देन वन कंप्रेशर आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशर। और सिंगल स्टेज यूज़ करोगे तो सिंगल कंप्रेशर अगर यूज़ करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेशर। तो आगे हम लोग देखेंगे कि भैया मल्टी स्टेज कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, क्या सिंगल से काम नहीं चल सकता था क्या। तो जहाँ पर सिंगल स्टेज के डिमेरिट्स होते हैं, जो इसका डिसएडवांटेज जो इसके रहेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेशर को, वो फुलफिल कर देगा मेरा कौन, मल्टी स्टेज कंप्रेशर। तभी तो मल्टी स्टेज कंप्रेशर बनाया गया आपका। चलिए देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जो होता है ये एबल होता है प्रेशर राइज कितना 1000 बार तक, समझ रहे हो, मतलब 1000 बार। हम लोग जो अपना एटमॉस्फेयर में जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार, इक्विवेलेंट मान के चलो 10⁵ पास्कल होता है। अब यहाँ पे देखो 1000 बार तक आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के हेल्प से प्रेशर को बढ़ा सकते हो, आप समझ सकते हो, 1000 टाइम्स एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में।
लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आता है ये इंटरमिटेंट सप्लाई देता है एंड ऑल्सो वॉल्यूम डिलीवर्ड एंड मास फ्लो रेट आर लेस। इंटरमीडिएट का मतलब होता है क्या कि जैसे कि मान लो यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग आगे में कि इनलेट और डिलीवरी, ये इनलेट वॉल्व हो गया जहाँ से एयर आएगा, ये डिलीवरी वॉल्व हो जाएगा जहाँ से हम लोग एयर को डिलीवर करेंगे, हाई प्रेशर एयर को। अगर ये P1 है ये P2 है तो P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा। पिस्टन जैसे पीछे की ओर आएगा तो सक्शन होता है, फिर यहाँ पर आपका कंप्रेस करेगा तो प्रेशर को बढ़ेगा और फिर इसको डिलीवर कर देगा। फिर पीछे से पिस्टन जाएगा मतलब फिर सक्शन होगा। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि यार मतलब एक बार सक्शन किया फिर कंप्रेशन कर दिया तो मतलब एक बार मान लो यहाँ पे P2 प्रेशर में हम लोग डिलीवर कर दिए, फिर दूसरा बार फिर सक्शन करेगा फिर कंप्रेशन करेगा। तो ये आपको नहीं लगता कि जो डिलीवरी वाला जो यहाँ पर ये आ रहा है ये कंटिन्यूस नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, इंटरमिटेंट हो रहा होगा। यही प्रॉब्लम इसमें आता है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम आपका यही है यहाँ पर। और इसमें जो वॉल्यूम डिलीवर और मास फ्लो रेट जो होता है इसमें हम लोग कम डिलीवर कर पाते हैं। मतलब जो यहाँ से एटमॉस्फेयर में जो आप एयर लेते हो जो सिलेंडर के अंदर आता है वो जो आपकी जो कैपेसिटी आप डिलीवर कर रहे हो वो कम होता है किसमें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। लेकिन इसका मेरिट क्या है कि भैया आप ज़्यादा प्रेशर अगर आपको राइज करने का रिक्वायरमेंट है तो भैया आपको तो यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप देखना आगे जब आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए लेकिन प्रेशर राइज अगर कम चाहिए तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर रोटरी कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। जैसे रोटरी कंप्रेसर में 2 टाइप के थे जिसको हम लोग नॉन निगेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेसर भी बोलते थे। कौन कौन से, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंगल स्टेज या तो सिंगल एक्टिव रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये क्या होता है। देखो ये क्रैंकेस जहाँ पे आपका ये पिस्टन हो गया, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड, फिर ये क्रैंक हो गया, फिर यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट होता है, ये फ्लाईव्हील हो गया। फ्लाईव्हील कुछ नहीं होता है, ये एक एक्स्ट्रा मास मान लो यहाँ पे शाफ्ट में लगाया जाता है। इससे होता क्या है कि जब ये यहाँ आप ये आपको जब इसको आप चलाते हो, रन करते हो किसको, कंप्रेसर को, विद द हेल्प ऑफ मोटर या द प्राइम मूवर के द्वारा जब रोटेट करवाते हो तो जब वो शाफ्ट को आप एनर्जी देते हो ना ये फ्लाईव्हील भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। और मान लो बचपन में आपने देखा होगा कि अगर कोई रोटेटिंग चीज़ है, ठीक है, अगर आप उसको एक बार रोटेट कर दिए हो ना, मतलब आपने अगर उसको एक बार एनर्जी दे दी है तो कुछ टाइम तक रोटेट करते ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा भी होता है कि फ्लाईव्हील करेगा क्या आपका कि जब आपके पास जब एक्स्ट्रा एनर्जी जब रहेगा तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, वो उसको स्टोर करके रख लेता है। फ्लाईव्हील, व्हील का मतलब क्या भाई, एक चक्का है ये, ठीक है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। और जब आपको रिक्वायरमेंट होगा तब वो आपको एनर्जी दे देता है, ठीक है, बस उसका वही काम रहता है। फिर ये आपका देखो इनलेट वॉल्व हो गया जहाँ से एटमॉस्फेयर का एयर जो आप सक करोगे। और ये आपका डिलीवरी वॉल्व हो गया जहाँ पर आपको हाई प्रेशर डिलीवर करना है। ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया। तो ये अरेंजमेंट आपका सक्शन स्ट्रोक का। और डिलीवरी स्ट्रोक में भैया यहाँ पे हाई प्रेशर आप डिलीवर कर देते हो, यहाँ पे सक्शन वॉल्व क्लोज हो जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्किंग पूरा लिखा गया है कि जो इन दिस कंप्रेशर, किस कंप्रेशर में जो आपका सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर होता है, क्रैंकशाफ्ट को जो रोटेट करवाते हैं कहाँ से, प्राइम मूवर के द्वारा। ये आपका प्राइम मूवर टरबाइन हो सकता है या मोटर के हेल्प से हम लोग इसको चला सकते हैं। दिस प्रोसेस रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इन सिलेंडर, मतलब जो आपका पिस्टन होगा उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। व्हेन द कंप्रेसर इज रनिंग ऑन द डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन द प्रेशर इन द सिलेंडर विल फॉल अंटिल इट इज स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जैसे अगर यहाँ पर अगर सपोज करो ये पिस्टन है, पिस्टन ये जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पर अंदर का प्रेशर जब तक एटमॉस्फेयर से कम नहीं होगा तो क्या बाहर से एयर आएगा, नहीं आएगा ना। प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका एयर यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो वॉल्व्स बीइंग क्लोज, उस टाइम इनलेट और आपका एग्जॉस्ट वॉल दोनों क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका मिनिमम प्रेशर वहाँ पे अंदर क्रिएट ना हो जाए। जैसे मिनिमम प्रेशर क्रिएट होता है आपका लेस देन एज कंपेरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वॉल्व आपका जो इनलेट वॉल्व है आपको ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर सक्शन का प्रोसेस होगा। फिर आपका जब आप कंप्रेस करके आपका प्रेशर बढ़ा देते हो तो आपका तो इनलेट तो बंद हो जाता है। और प्रेशर कंप्रेस करके मतलब अगर प्रेशर जो आपको जहाँ पे डिलीवर करना है उससे ज़्यादा अगर सिलेंडर के अंदर प्रेशर हो जाता है तो एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है वो अपने आप खुल जाता है और हाई प्रेशर सिलेंडर से आपको बाहर जहाँ पे आपको स्टोर करना है वहाँ पे आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरा वर्किंग हो गया। अब ये सारा वर्किंग वही समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे द रिसीवर इज ए सिंपल वेसल, जहाँ पे आप रिसीव करते हो वहाँ पे एक सिंपल वेसल बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो क्लियरेंस वगैरह हम लोग सिलेंडर के अंदर इसलिए दिया जाता है कि भैया जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व होती है डिलीवरी वॉल्व, इसको ओपन और क्लोज होने के लिए भी भैया टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम भी प्रोवाइड करवाया जाता है सिलेंडर के अंदर, समझ रहे हो। अब आगे देखो फ्लाईव्हील मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है। फ्लाईव्हील इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस होता है, वो क्या करता है, स्टोर करता है एक्सेस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड डिलीवर्स व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तब आप इसको डिलीवर कर सकते हो, ये आपको दे देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और पावर इन एन इंजन, ये आपको याद रखना, ठीक है। साइक्लिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जैसे देखो सक्शन हो गया और आपका
फिर यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, मतलब ये एक पूरा एक क्या हो गया, एक साइकिल में आपका ये 2 ऑपरेशन हो रहा है। मान लें कि 2 ऑपरेशन में आपको कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गया तो ये आपको फ्लाईव्हील दे देगा क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए। एडवांटेज क्या है इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के, ये हाईएस्ट प्रेशर रेशियो तो भैया देगा ही 1000 बार तक। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, सिलेंडर लेकर आओ, पिस्टन लेकर आओ, कनेक्टिंग नोड क्रैंकशाफ्ट लगा दो, बन गया। सिंपल मैकेनिज्म भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लो कॉस्ट बनेगा। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, इंटरमिटेंट सप्लाई होता है, रुक रुक के सप्लाई करेगा, ठीक है। वॉल्यूम डिलीवरी और मास फ्लो रेट भी इसका कम हो गया। और इसका जो आरपीएम है ये क्या लो है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट टरबाइन के साथ कपल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को वर्क करवाना है तो आप भैया मोटर वगैरह से करवा सकते हो। तो कंप्रेसर जनरली होता क्या, ये एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, मतलब इसको हम लोग एक ऐसा थर्मोडायनेमिक्स डिवाइस है जिसको हम लोग बार से वर्क देना पड़ता है। अब पीवी डायग्राम वगैरह देखेंगे, जैसे कि एक क्रैंक हो गया, मान लो एक क्रैंक रोटेट करता है, फिर ये यहाँ पे आपका कनेक्टिंग रोड लगा हुआ रहता है, फिर ये पिस्टन का इस तरह से मोशन होता है, ठीक है। तो मान लो आपने सक्शन कर लिया, पिस्टन पीछे की ओर जाएगा तब सक्शन होगा। सक्शन एक प्रोसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो प्रेशर मान लो P1 जो अगर एयर का है तो यहाँ पर सक्शन करने के टाइम देखो 1 पॉइंट जहाँ तक आप कंप्रेशन स्टार्ट भी नहीं किए हो तो ये प्रेशर भी आपका P1 ही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो भैया प्रोसेस तो तब होगा ना जब आपका प्रॉपर्टीज़, प्रेशर भी एक प्रॉपर्टीज है वो आपका चेंज होगा, तो यहाँ तो हुआ नहीं है, तो सक्शन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्रेशन में कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेशन ये कोई भी हो सकता है, मतलब ये पॉलीट्रॉपिक भी हो सकता है, या आपका आइसोथर्मल भी हो सकता है, या एडियाबेटिक भी हो सकता है। आपको याद रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा देना पड़ता है और आइसोथर्मल में कम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे ही आपका जहाँ पे आप डिलीवर करने जा रहे हो उसका P2 पॉइंट का प्रेशर अगर डिलीवर पॉइंट से ज़्यादा हो गया तो यहाँ का वॉल्व क्लोज ओपन हो जाता है और यहाँ से अपने प्रेशर को डिलीवर कर देना जहाँ पे करना होता है, ठीक है। अगर आप कंप्रेसर को एज ए क्लोज सिस्टम डील करेंगे तो देखो जितने भी सारे अलग अलग आपके जो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे हो रहे थे, प्रोसेस मतलब जैसे कि सक्शन कर रहे थे आप, तो सक्शन तो प्रोसेस नहीं है लेकिन फिर भी एक स्टेज है आपका पूरा ऑपरेशन का। तो एक क्लोज सिस्टम करके हम सबका पहले इंडिविजुअल वर्क डन निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वर्क डन नेट कितना चाहिए उस कंप्रेसर को रन करवाने के लिए, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। तो मान लो सक्शन का केस है, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो भाई, ये 4 पॉइंट तो आपका ये वाला पॉइंट आता है 4, यहाँ पे देख लो सक किया तो 1, मतलब ये 4 क्या है, 3 से 4 हम लोग का ये शो कर रहा है, ये एक आइडियल प्रोसेस है कि 4 पॉइंट अपने आप स्टार्ट हो जा रहा है विदाउट पिस्टन का पीछे का मूवमेंट का, मतलब डिलीवर करने के बाद देख रहे हैं कि पिस्टन पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट 4 का मतलब यहाँ पे आपका ओपन हो जा रहा है इनलेट वॉल्व, फिर यहाँ से आप क्या करते हो, एयर को सक कर रहे हो। क्यों एयर सक क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर आपका लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनसाइड द सिलेंडर। लेकिन एक्चुअली में आपका ये जो लेस देन, मतलब यहाँ पे लेस देन का मतलब क्या, प्रेशर इस तरह से कम होना चाहिए, लेकिन ये आइडियल साइकिल है इसलिए आपका ये प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट शो कर रहा है, आपको दिख रहा ना, प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन है। तो यहाँ पर आपका क्लोज सिस्टम जब आप डील करोगे तो ये आपको नहीं लगता ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर एज ए क्लोज सिस्टम का ओवरडन क्या होता है, P/dV होता है। और यहाँ भैया V4 का जो वॉल्यूम है अभी 0 है, यहाँ पर जो आपका V4 है वॉल्यूम वाले एक्सिस में इसका 0 वॉल्यूम शो कर रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका वर्कडन सक्शन का जो भैया, और ये क्या एक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज सिस्टम जो आपका जो वर्कडन निकल गया क्या निकल गया पॉजिटिव। अब जब कंप्रेस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये हमें पता ही है नेगेटिव होता है, लेकिन जो कंप्रेशन का जो वर्कडन हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपन N-1। ये अगर निगेटिव आ गया तो समझ जाएंगे कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो हमें पता है कि ये निगेटिव ही आना है। क्यों, क्योंकि P1 जो है भैया यहाँ पे लेस देन है P2 से, तो ये टर्म तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव जब आता है ये टर्म तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एज ए क्लोज सिस्टम अगर डील करोगे आप कंप्रेशन का जो आपका प्रोसेस हो रहा है तो आप ये वर्कडन निकल के आता है, ठीक है। और अगर डिस्चार्ज की बात करो तो ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे V3 माइनस V2, V3 का वॉल्यूम भी यहाँ पे 0 है, तो भैया ये नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। नेगेटिव होना भी चाहिए था क्योंकि ये भैया देखो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, लेकिन ये अपने आप आपका नेगेटिव आ जाएगा जब यहाँ पर सारा वैल्यू को पुट करोगे, तो यहाँ पुट करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब नेट वर्कडन की बात करूँगा तो सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज का सबको ऐड कर दो, तो सक्शन के टाइम में ये पॉजिटिव आ रहा था, वर्कडन के टाइम में ये हम लोग को मिला, डिस्चार्ज में भैया ये मिला। जब पूरा सोल्व करेंगे तो भैया वर्कडन नेट निकल के आ गया N/N-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये वर्कडन नेट हमें रिक्वायरमेंट है कंप्रेशन का पूरा प्रोसेस करने में, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये भैया सक्शन हो रहा है, तो सक्शन के लिए भैया ये डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम अभी आपको मैंने समझाया था, क्लोज सिस्टम का वर्कडन क्या होता है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। अब फिर ये कंप्रेशन का जो स्ट्रोक होता है भैया, ये एक अलग इसका यहाँ से एरिया निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा ना। और अगर मैं बात करूँ ये वाला थर्ड वाले के लिए, तो थर्ड वाले के लिए तो यहाँ से एक अलग एरिया निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ तक इस पॉइंट तक डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ आपका कि जो क्लॉकवाइज आपका यहाँ पर ये वाला जो
प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क मिल रहा है नीचे में। और एंटी क्लॉकवाइज जो आपका रेड वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर निगेटिव दिखेगा। तो देखो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक जगह यहाँ पर आ गए होंगे। तो मान लो नेगेटिव पॉजिटिव अगर एक जगह ये वाला एरिया जो कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कॉन्स्टेंट प्रोसेस लाइन के लिए और निगेटिव आ रहा है आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर भैया ये एरिया यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है, ये गायब कर दिया यहाँ से। अब फिर यहाँ इतना एरिया बचा हुआ था पॉजिटिव किसका, कंप्रेशन वाले के लिए। लेकिन फिर से जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो भाई इसके ऊपर फिर एक एरिया निगेटिव वाला आ गया, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज का प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके यहाँ पर ये भी एरिया गायब कर दिया। तो बचा आपका एरिया कौन सा, ये वाला। इसलिए बोला जाता है कि अगर हम मेरा जो कंप्रेसर के केस में अगर पीवी डायग्राम का एरिया अगर आप प्रेशर वाले एक्सिस पे लेते हो तो आपको नेट वर्क डन मिलता है। इसलिए इसका हम लोग एरिया पीवी में नहीं निकला। नीचे क्यों नहीं निकला, क्योंकि नीचे वाला एरिया तो भैया ये प्लस माइनस हो गई आपका, यहाँ ये टोटल पॉजिटिव था, ठीक है। लेकिन एक बार कंप्रेशन के कारण इतना भैया निगेटिव बना और एक बार डिस्चार्ज के कारण इतना निगेटिव बना, इसलिए ये पूरा भैया पॉजिटिव निगेटिव होकर भैया ये एरिया गायब हो गया आपका, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये क्या मिल गया नोट, एक इन केस ऑफ कंप्रेशर एरिया, इन केस ऑफ कंप्रेशर एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑन प्रेशर एक्सिस गिव्स द टोटल वर्क डन, समझ रहे हो, मिल गया वहाँ पर टोटल वर्क डन आपका। चलो आगे देखते हैं। अगर कंप्रेसर को अगर ओपन सिस्टम की तरह से डील करोगे तो ओपन सिस्टम का जो वर्क डन हमें समझ में आता है कि ओपन सिस्टम का वर्क डन क्या होता है, -V/dP होता है, ठीक है। और पीवी का पावर n, मान लो पोलिट्रोपिक आपका प्रोसेस से कंप्रेशन कर रहे हो तो V = कुछ इस तरीके से लिखोगे। आप इसको इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करके जब इसको सॉल्व करोगे पूरा इस वाले फॉर्मेट को, तब आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा अरेंज कर लोगे तो अरेंज करोगे तो वर्क डन ऑफ ओपन सिस्टम कुछ ये निकल के आया। हमें पता है भैया ये निगेटिव आना है, क्यों, क्योंकि हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। तो भैया क्या करें ना, इसको भाई मोड लगा दे, निगेटिव भी आए तो इसको पॉजिटिव बना देते। ये क्या होगा, P2V2 को जैसे कॉमन लेंगे तो ये माइनस के साथ आएगा, तो माइनस यहाँ तो मोड लगाएंगे तो भैया ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। अब आपको नहीं लगता कि ये वाला टर्म आपको जो अभी निकल के आया, जो पीछे भी हम लोग एज ए क्लोज सिस्टम डील किए थे तब भी तो यही आया था ना, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग प्रोसेस आप क्या मेथड्स के हेल्प से, जैसे यहाँ पे ओपन सिस्टम का मेथड लिए, वहाँ पे क्लोज सिस्टम का मेथड लिए, लेकिन दोनों में ही जो हमारा वर्क डन निकल के आया कंप्रेसर का जो हम लोग आते निकाले टोटल, वो दोनों क्या आया, सेम आया है। फिर अगर मान लो यहाँ से P1 V1 कॉमन ले लेते हो और एक स्पेशल वर्क डन का मतलब एक निकालते हैं यहाँ पर कि भाई कैसे निकलेगा, सेम मतलब इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। पीवी का पावर n = कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V2/V1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर में हम लोगों ने क्या किया, P1 V1 को कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P2/P1 = P1/P2 के पावर में 1/n, ये कहाँ से आ गया, V2/V1 का जगह आ गया। और इसको जब पूरा आप अरेंज करोगे तो भैया अरेंज करने से क्या आ जाएगा भाई, ये अब P2/P1 है, इसको नीचे में जब हम लोग लेके आएंगे तो ये P1/P2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जब आएगा तो ये -1 इस तरह से चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये उस तरीके से तुरंत आपका ये वर्क डन कंप्रेशन का निकल के आ जा रहा है कि n/n-1 P1 V1 P2/P1 n/1/n-1। अगर ये एडियाबेटिक रहेगा तो n की जगह सिर्फ गामा रह जाएगा। और ये जो फॉर्मेट आपका ये सेम एज ए फॉर्मेट इसी का निकल का है, n/n-1 P2V2 P1 V1 से ही आपका ये निकल के आया है, आपको ये याद रखना, ठीक है। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग इसलिए प्रोवाइड करवा देते हैं कि जो आपका इनलेट वॉल्व और ये जो डिलीवरी वॉल्व होता है, इसको भैया ओपन और क्लोज होने के लिए जगह चाहिए। और जब कंप्रेशन भैया जब आपका पिस्टन सक्शन करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो हम नहीं चाहते भैया दोनों के बीच क्या हो, कोई कॉन्टैक्ट बने, इसलिए हम लोग क्लियरेंस देते हैं। तो भैया क्लियरेंस वॉल्यूम अगर आप देते हो तो देखते हैं इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, रीजन ड्यू टू क्लियरेंस वॉल्यूम का क्या है, ड्यू टू वॉल्व टॉलरेंस, मतलब वॉल्व को टॉलरेशन मतलब इसको जगह दे रहे क्या, क्लोज और ओपन होने के लिए। और पिस्टन का जो एक्सपेंशन ना हो भैया, ऐसा नहीं कि सिलेंडर का हेड से जाकर पिस्टन टकरा जाए, ये भी नहीं होना चाहिए ना, इसलिए भी क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है। तो इससे होता क्या देखते हैं कि द क्लियरेंस स्पेस इज प्रोवाइडेड इन एन एक्चुअल कंप्रेसर टू सेफ गार्ड द पिस्टन फ्रॉम स्ट्राइकिंग द सिलेंडर हेड, मतलब सिलेंडर हेड से टकराने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम देते हैं कहाँ पे, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। All the air compressed in the cylinder at the end of the compressor stroke is not discharged from it, but some air remain in the clearance space at the end of delivery stroke। मतलब कि भैया सारा का सारा मान लो यहाँ पिस्टन तो यहीं तक आएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम का आगे जा नहीं सकता है, तो पूरा का पूरा भैया जो एयर हम लोग सक्शन किए तो वो डिलीवर हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा क्लियरेंस बढ़ाओगे आप, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होने लगेगी, इसकी कम होने लगेगी। मतलब अब जो आपका कैपेसिटी रहेगा इस आपका कंप्रेसर का डिस्चार्ज करने का वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया पिस्टन आगे मूव कर ही नहीं पाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम है, समझ रहे हो।
क्लियरेंस दस प्रिवेंट्स द पिस्टन हेड टू कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर हेड। ये सभी समझ में आ गया। अब देखते हैं नोट में क्या है। द क्लियरेंस वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट द वर्क डन ऑन द एयर, मतलब एयर पे जो कंप्रेशन के टाइम हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसिंग द एयर, दोनों में कोई डिफरेंस मतलब इफेक्ट नहीं है क्लियरेंस का। बिकॉज द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द क्लियरेंस वॉल्यूम एयर इज़ थियोरेटिकली रिगेन्ड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, मतलब जो हम लोग थियोरेटिकली मतलब ये बोल रहा है कि अब जैसे कि जो एयर मान लो यहाँ पे बच गया था, कहाँ पे, जो पूरा कंप्रेस नहीं हो पाया डिलीवरी के टाइम, यही रीजन होता है एक्सपेंशन का पिस्टन का, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो एयर जो वर्क कर रहा है पिस्टन पे, तो भैया वो हम लोग मान के चलते कि क्लियरेंस के कारण भैया हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कहाँ पे, वर्क डन पे ऑन दी एयर पर, ठीक है। या तो पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसिंग द एयर, उस पर, क्योंकि मान लो ये वाला जो आपको अब ये वाला जो वॉल्यूम है, इसको हम लोग कंप्रेस करके इसको भी तो इसका भी प्रेशर बढ़ाएंगे, उस टाइम मान लो अगर हमको वर्क देना पड़ा होगा, सपोज करो, लेकिन भैया ये पिस्टन को पीछे भी तो ढकेल रहा है ना, तो बात तो बराबर हो गया, समझ रहे हो। पिस्टन मान लो पीछे आने का रीज़न हो सकता है कि भैया ये गैस ने लगाया होगा, इस पर बचा हुआ गैस ने इस पर फोर्स लगाया होगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया अगर क्लियरेंस अगर वॉल्यूम रहता है तो वर्क डन पे और पावर रिक्वायर्ड पर जो कंप्रेसिंग और एक्सपेंशन के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये देखो, अगर एक्चुअल की मैं बात करूँ, एक्चुअल डायग्राम का, तो यहाँ पर जो प्रेशर होना चाहिए इनसाइड द सिलेंडर वो थोड़ा एटमॉस्फेरिक से कम हो जाना चाहिए, तभी तो आपका एयर बाहर से क्या होगा, अंदर आएगा। फिर कंप्रेसर करके जो प्रेशर यहाँ क्या दिखाया गया कि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ से, इस P3 वाले पॉइंट से, तभी तो डिलीवर कर पाओगे ना। तो ये आपका एक्चुअल PV डायग्राम हो गया और ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। तो मास फ्लो रेट अगर निकालना बोलेगा भैया कि कितना मास फ्लो रेट आप डिलीवर कर रहे हो, तो ये होता है P1 V1 माइनस V4, ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम हो गया अपॉन RT1 हो गया, ठीक है। और आप V1 अगर इसको हम लोग बात करें P2 के फॉर्म में, तो आपका हो गया P2 V2 माइनस V3 अपॉन RT2। अब देखते हैं कि इन एक्चुअल देयर इज ऑलवेज लेफ्ट अ मिनिमम वॉल्यूम नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम बच रहा था उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे थे, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड बिटवीन पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड। देखो पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में ये क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्व टॉलरेंस एंड द अवॉइड पिस्टन स्ट्राइकिंग विद द सिलेंडर हेड। मतलब थर्मल एक्सपेंशन मतलब भैया कि अगर पिस्टन मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण भैया इसका एक्सपेंशन भी हो सकता है, तो हो सकता है थोड़ा साइज़ बढ़ गया, तो भैया उसके लिए भी तो जगह होना चाहिए, वॉल्व का टॉलरेंस के लिए भी जगह होना चाहिए, और भैया सिलेंडर हेड से टकरा ना जाए उसके लिए भी जगह होना चाहिए, समझ रहे हो। स्वेप्ट वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, V1 माइनस V3, मतलब ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कंप्रेस करके इस तरह से कुछ था 1 2 3 4, तो भैया पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर पा रहा है आपका, तो V1 माइनस V3 हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। अगर निकालना चाहो इस तरीके से π/4 d² इंटू स्ट्रोक लेंथ हो गया आपका। बात करें स्वेप्ट वॉल्यूम, तो भैया अगर मीटर के ऊपर सेकंड में चाहिए तो n/60 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्वेप्ट वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम आपके यहाँ पे V3 है, मतलब V3 के आगे तो पिस्टन नहीं जा पा रहा ना, तो ये आपके यहाँ पर आ गया था क्लियरेंस वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, V1 माइनस V3 होगा। तो वर्क डन अभी हम लोगों ने निकाला था, ये क्या था, n/n-1 P1 V एक्चुअल P2/P1 रेज़्ड टू पावर n-1 ये मैंने अभी आपको बताया, ये आपका यहीं से निकल के आया P1 P2 V2 माइनस P1 V1 इंटू n/n-1, ये यहाँ से निकल कर आया है, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम दैट इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम एयर डिलीवर्ड, एक्चुअल फ्री एयर जो वॉल्यूम आप डिलीवर कर रहा है टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। फ्री एयर डिलीवर्ड एक्चुअली में जो इतना कर रहे हैं हम, और स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देता है। ये डॉट का मतलब यहाँ हो गया भैया, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में हो गया, समझ रहे हो। और V3 को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। सी क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो होता है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें V1 माइनस V4, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो स्वेप्ट वॉल्यूम माइनस V4 माइनस V3। अब देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से था, सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवर और एग्जॉस्ट, 1 2 3 4, ठीक है। तो भैया स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ पर स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V3 हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। और उसमें से हम लोग अगर माइनस कर दें क्या, V4 माइनस V3 कर देंगे, तो भैया आपको नहीं लगता कि V1 माइनस V4 निकल जाएगा। मतलब V1 माइनस V4 अगर हमको ये वाला वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना भैया, पूरे स्वेप्ट वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये आपका
अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये जो आपको अरेंज करके लिखा गया है, इस वाले पूरे को आप अरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हो। नीचे तो आपका स्विफ्ट वॉल्यूम रहेगा ही, ठीक है। अब दोनों को जब अलग अलग करोगे तो भैया V4/VS बनेगा। V3 को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम ही बोलते हैं अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम, और इस तरीके से V4/V3 का रेशियो निकल के यहाँ से आता है। और V4/V3 को भैया रेशियो यहाँ पर रख देना, ठीक है। और हमें पता है कि आपका जो V4/V3 आपके यहाँ पे आ जाएगा ना, और क्लियर BC/BS यहाँ पे क्या बन जाएगा, BC/BS जो है ये बन जाएगा C बन जाएगा। V4 जो आपका है ये क्या आपका V4 भी तो आपका, ये देखो आपका यहाँ पर जो V4 है यहाँ पर, इसको देखो ये वाला पहले समझ लो। अगर ये जिसको समझ में ये नहीं आया ना, ये समझो पहले ये क्या है कि ये आपका सारे प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये आपका सारा का सारा प्रोसेस है 1 2 3 4। हमें V1-V4 चाहिए। V1-V4 मतलब क्या, ये वाला वॉल्यूम हमें चाहिए, ठीक है। तो इस वाले वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो पहले क्या भैया, ये पूरा स्विफ्ट वॉल्यूम है। स्विफ्ट वॉल्यूम को हम लोग क्या VS लिख दिए हैं। और VS में से आप माइनस क्या कर दो, ये वाला माइनस कर दोगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो वही तो लिखा है यहाँ पर। और इसके बाद देखो यहाँ पे 1 - V4/BS है, तो V4/BS को कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिखे हैं। और V3 को हम लोग BC भी बोल सकते हैं। BC/BS ये आपका क्या हो गया, क्लियरेंस रेशियो हो गया आपके यहाँ पे। और V4/V3 का वैल्यू यहाँ से निकल के आया, तो भैया ये आपका n कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका P2/P1 = n हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया कि ये रेशियो होता है एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट और स्विफ्ट वॉल्यूम का रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलेंगे। और अगर क्लियरेंस रेशियो बढ़ेगा या प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगा, और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी आपका बढ़ेगा। आपको ये याद रखना, ठीक है। अब मान लो मास फ्लो रेट आपको यहाँ से निकल सकता है। अगर हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो करना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो का मतलब ये हो रहा है कि आपका पिस्टन सक्शन कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, लेकिन भैया कुछ वॉल्यूम यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रहा, कोई एयर ही नहीं जा रहा बाहर, मतलब डिलीवरी में। ये कब हो सकता है, जब प्रेशर इसको जीरो पुट कर दो यहाँ से, एक आपका वॉल्यूम इसको जब जीरो पुट करोगे यहाँ पे, तो ये एक प्रेशर रेशियो ये निकल के आता है। मतलब कि अगर आपका ये प्रेशर रेशियो, ये इसका जितना वैल्यू होगा, अगर आपको चाहते हो कि इतना प्रेशर हमको बढ़ाना है, तो भैया आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आपको इतना प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन निकल के ये आया कि व्हेन द प्रेशर रेशियो इज यूनिटी इट इंप्लाइज दैट देयर इज नो क्लियरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 100%। मतलब कि अगर आपका प्रेशर रेशियो P2/P1 = 1 कर देते हो, तो भैया मतलब आप P2/P1 = 1 कर दिया, तो भैया आइडियली आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो गया, 100%। मतलब जितना सक्शन कर रहे हो, अगर मान लो आपने 100 m3/s अगर आपने एयर एटमॉस्फेयर से लिया, तो आप जब डिलीवर कर रहे हो ना, तब भी 100 m/s ही कर रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका भैया, सक्शन जितना वॉल्यूम हो रहा है उतना डिलीवरी में हो रहा था, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को 100%। लेकिन अब देखो एज द प्रेशर रेशियो इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर रेशियो को हम लोग बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि भैया प्रेशर रेशियो अगर हमको इतना बढ़ा देना है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, बिकम्स जीरो। इसका मतलब ये हो गया भैया कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दैट नो वॉल्यूम इज डिलीवर्ड, हैंस बाय अ सिंगल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर द प्रेशर रेशियो मोर देन इतना भैया 1 + 1/c⁴n इज इम्पॉसिबल टू अचीव। मतलब आप सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर से इतना प्रेशर रेशियो को अचीव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को वी हैव टू यूज मल्टी स्टेज कंप्रेशर। भैया मल्टी स्टेज कंप्रेशर का रिक्वायरमेंट इसलिए आया क्योंकि हमें इतना प्रेशर रेशियो अगर राइज करना है तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर वी कांट डू दैट, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये ऐसा करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो मिलेगा अपने को, कोई वॉल्यूम ही डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को मल्टी स्टेज की रिक्वायरमेंट हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मल्टी स्टेज पढ़ना क्यों है। अब इफ स्पीड विल इंक्रीज क्लियरेंस विल मोर, हैंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज। मतलब अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो भैया क्लियरेंस जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगा डिक्रीज। तो कंप्रेशन रेशियो मतलब जो यहाँ पर प्रेशर रेशियो, उसी को हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करके प्रेशर को बढ़ा रहे हो ना, तो भैया कंप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर भैया किसका मेन फंक्शन है, P1 और P2 का, क्योंकि प्रेशर ही तो बढ़ाना आपका कंप्रेस करके। इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर टू द एब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर का रेशियो बोलते हैं। कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। मतलब कितना वॉल्यूम आप डिलीवर कर रहे हो, कंप्रेसर की वही कैपेसिटी बताता है। इसको आप m3/s या तो m3/min में भी आप इसको ये कर सकते हो। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर हमें समझ में आ गया भाई कि क्यों हम लोग इसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो द मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो फॉर स्मॉल सिंगल स्टेज जो आपके होते हैं कंप्रेसर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं 8 बार तक, ठीक है।
एंड फॉर लार्ज मशीन ये होता है 5 तक इसका लिमिट रहता है। यूजिंग हाई कंप्रेशन रेशियो विल रिजल्ट इन वेरी हाई फाइनल टेम्परेचर। अगर आप ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो भी रखोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्रेशर क्या करता है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर को भी बढ़ाता है, तो भैया उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। उससे दिक्कत क्या होगा, विच विल डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फर्दर टू हैंडल सच हाई टेम्परेचर रोबस्ट, मतलब एक मजबूत कंस्ट्रक्शन हम लोग नीड करना जरूरत पड़ेगी, और विच मे इंक्रीज द कॉस्ट, वो हम मेरा कॉस्ट भी बढ़ा सकता है अगर हम लोग सिंगल स्टेज में ही सारा काम करेंगे। तो हाई टेम्परेचर में ऑल्सो हीट द सिलेंडर, हाई टेम्परेचर के कारण आपका सिलेंडर का थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है, सिलेंडर हेड वगैरह का, ठीक है। और बर्न द लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न हो जाएगा तो भैया कंप्रेशन मतलब जो वेयर एंड टीयर वगैरह होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। तो अगर भैया अगर वो जल गया तो फ्रिक्शन को और बढ़ा देगा, तो और दिक्कत हो जाएगा आपको रनिंग कंडीशन करने के लिए। टू ओवरकम सच डिफिकल्टीज द ओवरऑल कंप्रेशन रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर स्टेजेस, मतलब कि जो ओवरऑल कंप्रेशन रेशियो जो हमको कंप्रेस करके जो हमको मिलता था सिंगल स्टेज में, उसको हम लोग मल्टी स्टेज मतलब मोर देन 1 स्टेज में उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये सब सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी स्टेज कंप्रेशन। और हमें पता है कि वर्क डन जो कंप्रेशन हम लोग अभी देखे थे सिंगल स्टेज में, वो जो होता है भैया ये P1 V1 को हम लोग लिख सकते हैं MRT1, मतलब वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर जो होता है वो फंक्शन होता है इनलेट टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर मान लो कम होगा तो भैया ये वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी कम लगेगा। अब ये सारे आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, मतलब मोर देन 1 कंप्रेसर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे P1 से P2 कंप्रेस करते हैं, फिर मान लो प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इंटरकूलर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर कम कर देता है। टेम्परेचर क्या क्यों कम कर देते हैं, ताकि भैया जब दूसरा कंप्रेसर में जब ये प्रेशर यहाँ पे इनलेट करने वाला होगा तब उसकी भैया वर्क इनपुट हमें कम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि वर्क इनपुट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर का फंक्शन होता है। फिर यहाँ पर जाएगा तो भैया फिर P3 P2 से ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे इंटरकूलिंग करेंगे। तो इस तरीके से कर करके हम लोग मल्टी मतलब मोर देन 1 स्टेजेस में जितना प्रेशर हमको चाहिए था उसका हम लोग बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टी स्टेज को कंटिन्यू करेंगे कि भैया वर्क डन क्या इसका होता है, या क्या मतलब इसका मेरिट क्या क्या होता है। मेरिट तो समझ में आ गया होगा कि भैया प्रेशर रेशियो बढ़ा सकते हो, प्लस एक यूनिफॉर्म आपको टॉर्क यहाँ पे मिलता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पिछले वाले से ज़्यादा मिलेगा। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।